जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकंड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एंडरसन ब्रिज। जैसे कि आप अभी तक 3 ब्रिज पढ़ चुके हैं, एसी ब्रिज और मैक्सवेल ब्रिज, ओवंस ब्रिज। अब हमारा है एंडरसन ब्रिज। ये 2 टॉपिक हमारे छूट गए थे, एंडरसन ब्रिज और केल्विन ब्रिज वाले। तो इसके बाद हमने यूनिट 4 शुरू कर दी थी, लेकिन यूनिट 3 के 2 टॉपिक छूट रहे थे जिन्हें मैं इस वीडियो में फिर से पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो के जो पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स, वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। मेरे खुद के लिए मैं एंड में 3-4 फोटो डाल दूंगा उसमें, तो उससे आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ समझाने के लिए आपके कि आपको टॉपिक पूरा एक एक स्टेप समझ में आ जाए, कैसे समझना है, बस। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्या काम करता है एंडरसन ब्रिज। काम क्या करता है हमारा, किस चीज़ में यूज़ होता है। तो इसका यूज़ होता है जैसे कि मैक्सवेल ब्रिज और ओवंस ब्रिज में हम क्या निकालते हैं, कुंडली का 100 प्रेरक का तो एल का मान निकालते हैं। ये वाला ब्रिज भी हमारा 100 प्रेरक तो एल का मान निकालने का काम आता है। इससे भी हम 100 प्रेरक तो एल निकालते हैं कुंडली का। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ब्रिज में और इसमें अंतर क्या है। तो मैक्सवेल ब्रिज में अंतर ये है, मैक्सवेल ब्रिज में हम जो संधारित्र कैपेसिटर लगाते थे, वो कैपेसिटर होता था हमारा परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती मीन्स उसका मान चेंज, फिक्स नहीं था उसका मान हम चेंज कर सकते थे उस कैपेसिटर का। और इसमें हम लगाते हैं फिक्स मान का संधारित्र। ध्यान से आई बात, फिक्स मान का संधारित्र इसमें हम लगाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो बस। और यही है, इसमें ये 4 भुजाएं और एक एक्स्ट्रा भुजा होती है, बीच में हेडफोन लगा होता है। इसके बाद बोले बता देता हूँ। तो एक भुजा ए बी होती है जिसमें एक रेजिस्टेंस पी और इसमें धारा I2 बहती है। ये भुजा क्यू बी सी, इसमें रेजिस्टेंस क्यू और धारा I3 बह रही है। चूंकि यहाँ से धारा I, यहाँ से धारा 3 भागों में बट जा रही है, तो इसे हम I मान लेते हैं, इसे I1, इसे I2 मान लिया हमने। यहाँ से धारा I3 होगी क्योंकि इसमें I भी ऐड हो गई। अब यहाँ से आई तो यहाँ तक पहुँची, ये वाली धारा ऐसे पहुँची और ये नीचे से I1 R रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ S L कुंडली से होते हुए धारा C बिंदु पर पहुँच गई। और A से E तक जो हमारा जुड़ा है, A से E तक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स RB रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। और रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध R है, स्मॉल r। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और कुंडली का 100 प्रेरकत्व L है। बस इतनी चीज़ समझ में आई। और यहाँ पे हेडफोन लगा हुआ है और ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है जिससे हम एसी पावर सप्लाई कर रहे हैं। डीसी ब्रिज कौन सा था, व्हीटस्टोन ब्रिज था हमारा डीसी ब्रिज। वहाँ पे बैटरी लगाते हैं, यहाँ से हम एसी सोर्स, इसे हम एसी पावर देते हैं एसी सोर्स लगा के। ठीक है, इसलिए ये एसी ब्रिज कहलाते हैं हमारे। ठीक है, चलो अब देखो। अब जब हम इसे प्रूफ करते हैं, इसका हमें क्या चाहिए, हमें एल का मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो हम इसके कुछ व्यवस्था बनाते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत देखो, हमें KCL और KVL आना चाहिए। जो KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ होता है KCL मीन्स, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। अगर ये दोनों लॉ हमें आते हैं तो बहुत ईजी ये टॉपिक है, बहुत तुरंत समझ में आ जाता है ये चीज़। ठीक है, तो हमें इसकी व्यवस्था ये है कि इसमें हमें यहाँ पर लगाना है KCL किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चूंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई कहाँ करते हैं, लूप्स में लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसलिए यहाँ पर हम KVL लगाएंगे लूप में। और ये दूसरा लूप हो गया, तीसरा लूप हो गया, तो ये दूसरा लूप, इसमें भी हम KVL लगाएंगे, इसमें भी हम KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फिर किरचॉफ का सेकंड लॉ कहलाता है वो, इसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले बिंदु B पर हम KCL लगाते हैं। एट पॉइंट P KCL लगाओ, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजीयोग शून्य होता है, या फिर जितनी धारा आती है उतनी धारा बाहर निकल जाती है। मतलब आने वाली धारा का मान बाहर निकलने धारा के मान के बराबर होता है। तो आने वाली धारा कौन सी है, I2 और I, और जाने वाली कौन सी है, I3। इससे हम निकाल लेते हैं I2 का मान, I3 माइनस I। अभी मैंने क्या व्यवस्था बनाई, मतलब क्या बोला कि इसमें KCL KVL ये 4 चीज़ें, ये 4 इक्वेशन हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है हमें। अभी 4 इक्वेशन पहले बना लो। फिर लूप कौन सा है, AEBA, पहला लूप AEBA। फर्स्ट लूप में हमें क्या लगाना है, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम किसी भी बिंदु से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी दिशा में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी हमें लूप में स्टार्ट करना है। तो इस बिंदु से इस दिशा में चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ठीक है, वही उसी बिंदु पर वापस आना है हमें। तो A से E पर गए, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम कैसे लिखते हैं, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत वाहक बल
और उसके साथ में रेजिस्टेंस होता है, जो भी लगा होता है उसका रेजिस्टेंस। तो हमने माना इस तार में कोई प्रतिरोध नहीं है, सिर्फ एक कैपेसिटर के अंदर प्रतिरोध है। तो I, अब इसका प्रतिरोध क्या होता है, XC, इसे प्रतिघात बोलते हैं। प्रतिघात XC बराबर 1/ωc या फिर 1/I⍵c। I⍵c इसे हम लिखते हैं रेजिस्टेंस के रूप में। सो I⍵c, ठीक है, 1/I⍵c। अब इसके बाद ये हो गई, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ऊपर की ओर हमें जाना है, तो धारा I, रेजिस्टेंस R, I और स्मॉल r बराबर, अब इस दिशा में हमें आना है। जैसे चलना है ऐसे डायरेक्शन ही हमें चेंज करना, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हम जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन ही चेंज करना, या फिर ऐसे ऐसे आ जाओ, या फिर ऐसे ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे, कहीं से भी आ सकते हैं हम। बस हमें नियमों का पालन करना है, क्या कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं और अगर धारा उसी दिशा में जा रही है तो उसे पॉजिटिव लिखना है, और जिस दिशा में आप जा रहे हैं और धारा थोड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, उसकी मतलब उसकी विपरीत दिशा में जा रही है, तो उसे हमें नेगेटिव लिखना है बस। तो यहाँ से यहाँ हम आए, धारा इस दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में, तो इसे हमें नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव I2P बराबर 0, या फिर उस तरफ पक्षांतर कर दो, बराबर में I2P। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गए। अब इसे थोड़ी कॉमन ले लो, I कॉमन ले लो, थोड़ी और अच्छे से हम लिख देते हैं इसे 1/, यहाँ I। देखो I हमने कॉमन करके लिख दिया बस, नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अब लूप कौन सा, AEDA में KVL, AEDA में KVL। अब KVL लगाओ AEDA में। अब चूंकि जब हम सेतु संतुलन की अवस्था में लेते हैं, हम जितने भी हमने सेतु अभी तक पढ़े हैं सब हम संतुलन की अवस्था में लेते हैं। जब हम सेतु संतुलन की अवस्था में लेते हैं तो हम हेडफोन में से कोई, सेतु की संतुलन की अवस्था का मतलब है हेडफोन में कोई धारा नहीं बह रही। इसका मतलब होता है कि हेडफोन में हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। जब भी हम वो व्हीटस्टोन सेतु लगाते थे या फिर कुछ भी, तो उसमें विकर्ण में हम गैल्वेनोमीटर लगाते थे और उसमें ये देखते थे कि जब हमारा सेतु संतुलित अवस्था में है, P/Q बराबर R/S, व्हीटस्टोन सेतु की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब P/Q बराबर R/S होता है, संतुलन अवस्था में होता है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई पाठ्यांक नहीं देखता। सेम इसी प्रकार से है कि जब हमारा सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो हेडफोन में हमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती, हेडफोन में कोई धारा नहीं बहती। ठीक है, तो जब हेडफोन में कोई धारा नहीं होती, धारा दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। या फिर चलो सीधा वोल्टेज लॉ लगा दो, I और इसका प्रतिरोध 1/I⍵c माइनस ऐसे आए, और यहाँ इस दिशा में जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिशा में जाएंगे हम, और धारा इस दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में, तो I1R बराबर 0, या फिर उस तरफ पक्षांतर कर दो, बराबर I1R। थर्ड इक्वेशन बन गया। इसमें KVL, इसमें KVL, अब इसमें KVL लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कौन सा लॉ है, BDCB या फिर BCD लिख दो, BCD में KVL। चलो इसमें KVL लगाओ। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा बस, बाकी स्टार्ट कहीं से भी कर लो। यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गए, अब IR जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में धारा है तो पॉजिटिव में होगा, IR प्लस, अब ऐसे गए तो I3Q बराबर, अब इस दिशा में आ रहे हैं और धारा विपरीत दिशा में बह रही है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस क्या है, पूरे ये S है, S पूरे तार का रेजिस्टेंस है, और L है कुंडली का स्वप्रेरक तत्व है। L क्या होता है, XL, कुंडली का अगर प्रतिघात हो तो XL, ये होता है इसका प्रतिघात XC और इसका प्रतिघात XL होता है। XL बराबर ω/L बराबर I⍵L, अगर हम रेजिस्टेंस के रूप में लिखें I⍵L, तो S धारा क्या बह रही है, I1 प्रतिरोध से, I1 प्लस, अब इसका देखें तो I⍵L और I1, इसका प्रतिरोध तार का हो गया, उससे तार का नहीं, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लगा इसका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो I1 और प्लस इसका प्रतिरोध हो गया, या फिर I1 को कॉमन ले लो, I1 हमने कॉमन ले लिया बस। अब इक्वेशन नंबर हमारा 4 बन गया। 4 इक्वेशन बन गए हमारी, जहाँ तक हमने योजना की थी, योजना वहाँ तक पूरी हो गई। अब इसके बाद
हम थोड़ी और इक्वेशन को मैं और ऊपर की तरफ लिख दूँ फिर समझाता हूँ। हाँ, तो ये चारों इक्वेशन मैंने ऐसे ऊपर की ओर मतलब एक साथ पूरे लिख लिए हैं। अब हम आगे की योजना देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। बहुत समझने से बहुत ईजी है, बस इसकी थोड़ी मैथमेटिकल थोड़ी लंबी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लंबी है। ठीक है, फर्स्ट से हमें I2 का मान, ध्यान सुनते जाना, फर्स्ट से हमें I2 का मान निकाल के सेकंड में रखना है। फर्स्ट से I2 का मान, क्योंकि हमें इक्वेशन पांचवा और छठवां ये दो इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम I2 का मान निकाल के सेकंड में रखेंगे। तो रखो सेकंड में r प्लस 1 अपॉन आई ओमेगा सी इंटू आई प्लस पी I3 माइनस आई। ठीक है, पी आई का अंदर गुणा कर लो, पी का अंदर गुणा कर लो, माइनस पी आई बराबर r प्लस 1 अपॉन आई ओमेगा सी इंटू आई। ठीक है, अब आई वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो ये पी आई वाला इस तरफ आ जाएगा और डायरेक्ट कॉमन करके लिख लो, पी प्लस आर प्लस 1 अपॉन आई ओमेगा सी बराबर पी आई 3। इक्वेशन नंबर पांचवा, ये पांचवा इक्वेशन हमारा बन गया। अब हमें इसी की ज़रूरत है, पांचवी इक्वेशन की, इन दोनों से बनेगा वो छठवीं इक्वेशन की। हमें इन दो इक्वेशन के दम पे पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो पांचवा इक्वेशन हमारा बन गया, इसे मैं ऊपर लिख लूँ पांचवी इक्वेशन थोड़ी, क्योंकि हमें एक और दो की अब ज़रूरत नहीं है, तो अब हम सिर्फ पाँच को लेकर चलेंगे। एक दो का काम यहाँ तक खत्म हो गया। पी प्लस आर प्लस 1 अपॉन आई ओमेगा सी बराबर पी आई 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमने लिख लिया। अब बचे हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, ये दोनों इक्वेशन बचे। इन दोनों इक्वेशन से हम छठवां इक्वेशन बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, हम तीसरे वाले इक्वेशन से I1 का मान निकालेंगे। ध्यान सुनते जाना, तीसरे वाले इक्वेशन से I1 का मान निकाल के चौथे में रख दो बस। तो तीसरे से I1 निकालो, I1 बराबर आई अपॉन आई ओमेगा सी आर, ये निकला है I1 का मान, और ये I1 का मान इसमें रख दो इक्वेशन नंबर फोर्थ में। तो S प्लस आई ओमेगा एल, I1 की जगह में रखना है मान I अपॉन आई ओमेगा सी आर बराबर आर आई प्लस क्यू I3। इक्वेशन अभी मत डालो, अभी थोड़ी और सॉल्विंग कर लें इसे। R इस तरफ ले आओ, इसे इसके बटे में ले जाओ, मतलब S प्लस आई ओमेगा एल अपॉन आई ओमेगा सी आर, ठीक हो गया, माइनस R इंटू आई बराबर क्यू I3। एक टर्म मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसे इस तरह पक्षांतर लाके डायरेक्ट कॉमन कर लिया है, बस और कुछ नहीं किया, डायरेक्ट एक पद कर लिया है मैंने। इसे एलसीएम ले लो, तो S प्लस आई ओमेगा एल माइनस आई ओमेगा सी आर आर अपॉन आई ओमेगा सी आर बराबर क्यू I3, यहाँ पर आई। ठीक है, ये वाला, और ऐसे इक्वेशन नंबर डाल दो छठवां। जो हमें छठवां इक्वेशन चाहिए था ये रहा वो इक्वेशन, पांचवा और छठवां। अगर ये दो हमें इक्वेशन में लगे तो बस हमारा सवाल पूरा कंप्लीट, पूरा सॉल्व हो गया सवाल। तो छठवीं इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लूँ थोड़ी। तो ये रहा इक्वेशन नंबर पांचवें और छठवें, ये दोनों इक्वेशन तैयार हो गए। जब ये दोनों इक्वेशन लगे, समझ लो हमारा सवाल आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया। जो हमारा दिमाग जहाँ जहाँ लगना था वो लग गया। अब सिर्फ हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है और एक जगह एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करनी है, बस। बाकी कंप्लीट है हमारा टॉपिक। बस 5 में से 6 का भाग दे दो। हमें चाहिए एल का मान, एल, फोकस पूरा एल पे रखो। हमें चाहिए एल का मान, तो 5 में 6 का भाग दे दो, ताकि ये यहाँ पे आई था और यहाँ पे भी आया था, ये सॉरी मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, तो इनको भाग और दे दो। R प्लस 1 अपॉन आई ओमेगा सी आई अपॉन S प्लस आई ओमेगा एल माइनस आई ओमेगा सी आर आर अपॉन आई ओमेगा सी आर इंटू आई बराबर पी आई 3 क्यू I3। ठीक है, I3 से I3 खत्म, I से I खत्म, और जितना ही बचा उसे फिर और डायरेक्ट कर दो। एक चीज़ हमें इस ये बटे वाला यानी बाहर निकालना है, ताकि हमारा 1 अपॉन आई ओमेगा सी से 1 अपॉन आई ओमेगा सी कट जाए। तो बाहर निकाल लो। अगर यहाँ से डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, इसमें आई ओमेगा सी का गुणा कर दो तो फिर निकल आएगा। तो P प्लस आर आई ओमेगा सी प्लस 1 अपॉन आई ओमेगा सी बटे में S प्लस आई ओमेगा एल माइनस
आई ओमेगा सी आर स्मॉल आर बटे में आई ओमेगा सी आर, ठीक है। और यहाँ पर बचा पी बटे क्यू। क्लियर है ना? सब यहाँ से मैंने बटे वाले पद बस बाहर निकाल दिए हैं। तो आई ओमेगा सी से आई ओमेगा सी बटे वाला कट जाएगा। अब जो हमारा ऊपर बचेगा तो ये नीचे आर है, 5 6 का काम खत्म इक्वेशन नंबर। अब जो ये नीचे आर बचा है तो इस आर को ऊपर ले जाओ, बटे में है ना, इसके बटे में है ऊपर, तो ऊपर पहुंच जाएगा आर पी प्लस आर आई ओमेगा सी प्लस 1, हाँ आई ओमेगा सी प्लस 1 और कुछ हाँ बटे वाला एस प्लस आई ओमेगा एल माइनस आई ओमेगा सी आर आर बराबर पी बटे क्यू। ध्यान से देख लो, एक एक चीज़ कहीं पे भी अगर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक होगी पूरा डेरिवेशन बिगड़ जाएगा हमारा। अब पी का क्यू का यहाँ गुणा कर दो, मतलब तिरक गुणा कर दो, पी का नीचे क्यू का ऊपर गुणा कर दो। तो पहले हम लिख लेते हैं पी वाला टर्म, एस प्लस आई ओमेगा एल माइनस आई ओमेगा सी आर आर, ठीक है, बराबर क्यू आर पी प्लस आर आई ओमेगा सी प्लस 1, ठीक, क्लियर है ना? इसे मैं क्लीन कर दूँ। अब इन टर्म्स का अंदर गुणा कर दो, इसका अंदर इसका यहाँ पूरा अंदर गुणा कर दो। तो पी एस प्लस पी आई ओमेगा एल माइनस आई ओमेगा सी आर आर। मैं शॉर्ट में मतलब क्लियर समझाने के लिए, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट कर दूँ इसे, पी का इसमें बस गुणा करो इन दोनों से, फिर आई कॉमन के पी के साथ रख दो। अभी आगे बताऊँगा मैं, इसमें एक एक चीज़ एक एक स्टेप समझाने के लिए ऐसे गुणा कर रहा हूँ। आई ओमेगा सी आर पी बराबर क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर और प्लस क्यू आर स्मॉल आर। आई ओमेगा सी तो है ही है, आई ओमेगा सी क्यू आर का इसमें अंदर गुणा कर दिया प्लस क्यू आर, देखते आना ध्यान से, क्यू आर। अब थोड़ी और इन्हें अच्छे से कर लो, और जो आई वाले टर्म हैं उन्हें अलग कर लो, क्योंकि अब हमें करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करनी है अब हमें। तो इसे आई वाले टर्म को अलग कर लो, पी एस प्लस, अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, आई पी, ये दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, आई पी कॉमन कर लो, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी आर आर, ठीक, कितनी चीज़ें बची, ध्यान से एक स्टेप देखते जाना। और रियल पार्ट को आगे लिख लो, क्यू आर प्लस ओमेगा पी, नहीं क्यू पी आर जगह की कमी है, प्लस क्यू आर इंटू आई ओमेगा सी, ठीक है। ये हो गए, ये दो रियल पार्ट हो गए और ये इमेजिनरी पार्ट हो गए। अब सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की हमें तुलना कर देनी है। हाँ तो चलो तुलना कर दो। तो पहले रियल पार्ट की तुलना करने पर पी एस बराबर क्यू आर, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, या फिर इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, तो एस बटे क्यू बराबर आर बटे पी, एस बटे क्यू बराबर आर बटे पी। और ये हमें निकला, इस रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिख लो एस बटे क्यू बराबर आर बटे पी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, तो ठीक है। अब हमने रियल पार्ट की तुलना कर दी है, अब करेंगे इमेजिनरी पार्ट की तुलना करो। तो आई बस हट जाएगा, बाकी सब की तुलना होगी, पी ओमेगा एल माइनस पी ओमेगा सी आर आर, डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ, बराबर इसका आई हट जाएगा, बाकी पूरा आ जाएगा। तो ओमेगा सी क्यू पी आर डायरेक्ट गुणा करके प्लस ओमेगा सी क्यू आर स्मॉल आर। अब हमें चाहिए एल का मान, तो एल वाला बस देखो, ये ओमेगा 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 सबसे खत्म कर दो, सबसे खत्म हो जाएगा। और हमें चाहिए एल का मान, तो एल वाला टर्म इस तरफ रखो, बाकी सबको उस तरफ भेज दो। तो पी एल बराबर ये क्या लिखा है, क्यू सी आर पी, या फिर क्यू सी, कुछ भी लिख लो यार, क्यू सी आर पी मैंने लिख लिया, प्लस यहाँ क्यू सी आर आर, ताकि एक जैसे लगे थोड़ी बोलने में, क्यू सी आर पी क्यू सी आर आर, और प्लस माइनस में प्लस में जाएगा पी सी आर आर,
ध्यान से देखते जाओ। ये वाला इक्वेशन हमें मिला अभी। अब इसे हम थोड़ी ऊपर से लिखेंगे, ऊपर में डालें। अब यहाँ पे लास्ट की जो 2 टर्म है इनसे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि क्यू पी, इन्हें छोड़ के बाकी पूरा कॉमन आ रहा है। सी आर आर सी आर आर, ये कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसे सेटअप अच्छे से लिखा था। तो यहाँ भी सी आर आर ये कॉमन आ गया, तो इसे कॉमन कर लो। एल डायरेक्ट देखना, पी को उस तरफ भेज रहे हो, कॉमन कर रहे हैं, दोनों 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, देखना। क्यू सी आर, पी से पी कट जाएगा, क्यू सी आर प्लस क्यू प्लस पी सी आर आर अपॉन पी। सी आर आर हमने कॉमन लिया, अपॉन पी, कोई दिक्कत? ऐसे हमने पी को इस तरफ से इस तरफ भेज दिया है, बस सिंपली ये किया हमने। अब जितनी चीजें कॉमन आ रही हैं उन्हें कॉमन कर लो। देखो आर सी ये चीजें कॉमन आ रही है, इन्हें कॉमन कर लो, और बटे वाला पी भी बाहर निकाल लो साथ साथ। तो आर सी बटे पी, अब यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू, और बटे में है तो अंदर पी क्यू, या फिर क्यू पी लिख लो, क्यू पी, अंदर क्यू भी बचेगा। चूंकि हम बटे वाला जब मतलब कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी करो तो पी ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए क्यू पी हमने लिखा है, प्लस क्यू प्लस पी इंटू स्मॉल आर। एल का मान ये आया। ये है फॉर्मूला, बहुत बड़ा, थोड़ी मतलब काफ़ी बड़ा है इसका जो डेरिवेशन है, लेकिन समझना इजी है इसे। ये आया फॉर्मूला। या फिर यह देखो इसका यूज, अब आर बटे पी की जगह क्या रखना है? एस बटे क्यू, तो बराबर एस सी बटे क्यू, बस वही चीज़, क्यू पी क्यू प्लस पी आर एल। ये लो, एल का एक ये फॉर्मूला निकला और एक ये फॉर्मूला निकला। अगर आर पी का मान नहीं पता है, एस क्यू का पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो। बस ऐसे करना है सब, इस डेरिवेशन को प्रूव कैसे? KCL KVL और इससे I2 को मान यहाँ रख दो, इससे I1 को मान यहाँ रख दो, और दोनों का भाग दे दो, और इमेजिनरी और रियल पार्ट्स की तुलना कर दो, बस खेल खत्म। ऐसे करना है इस डेरिवेशन को प्रूफ। ये वाला आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।